हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली, जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। आज की इस क्लास जो है ये टेट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ईवीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि सभी टेट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, बता दें चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली जो नई वीडियोज हो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों को मिले। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है एकल परिवार से क्या तात्पर्य। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एकल परिवार से क्या तात्पर्य। तो सबसे हम पहले परिवार समझते हैं। परिवार यानी फैमिली को हम क्या कह सकते हैं। फैमिली का एक साधारण डिफिनेशन कौन सी है, तो फैमिली को हम साधारणतः जो पति पत्नी और बच्चे के समूह को हम एक फैमिली कह सकते हैं। अगर फैमिली के मतलब परिवार के अगर विभाग की बात करते हैं, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए एक होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। अगर एकल परिवार की बात करते हैं तो जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे आ जाए, ठीक है, माता पिता और उनके जो अविवाहित बच्चे आ जाएं उनको हम एकल परिवार की डेफिनेशन में रखते हैं। और अगर संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा, चाचा, चाची, ये सभी संयुक्त परिवार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर डिफरेंस बना के रखना है एकल परिवार और संयुक्त परिवार में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हो, ठीक है, याद रखना है। अगर संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा संयुक्त परिवार का ये उदाहरण हो जाएगा। याद रखना ये संयुक्त परिवार का उदाहरण हो जाएगा। और जिसमें परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे अगर आते हैं तो ये एकल परिवार का उदाहरण है। याद रखना इसमें सिर्फ केवल अविवाहित बच्चे ही शामिल होंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इसको याद कर लीजिए। अगर परिवार की बात करते हैं तो जो परिवार है इसका जो रूट वर्ड है, जो इसका रूट वर्ड है आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ। रूट वर्ड जो है वो है फैमुलस, ठीक है, ये फैमुलस जो है ये इसका रूट वर्ड है। और इसके परिवार की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे फैमिली इसकी इंग्लिश है, और जो फैमिली बना है ये फैमुलस शब्द से बना है। आप सभी लोगों को फ्रेंड्स याद रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तंबाकू की आदत किससे होती है। यानी निम्नलिखित में से तंबाकू की आदत किससे होती है। कोकीन, कैफीन, निकोटीन, हिस्टामिन। फ्रेंड्स, बता दें इस क्लास में आप सभी लोगों को 30 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चंस के आप सभी लोगों को आंसर आते होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को बताना है। साथ में वीडियो के लास्ट में ये जरूर बताना है कि आप सभी लोगों ने 30 में से कितना स्कोर गेन किया, ठीक है, आप सभी लोगों को लास्ट में जरूर बताना है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, तंबाकू की आदत किससे होती है। देखिए तंबाकू की आदत की बात करता है तो यहां से हमारे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कोकीन को टिक कर देंगे या कैफीन पर टिक कर देंगे या हिस्टामिन पर टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, निकोटीन, ठीक है। जो तंबाकू की जो आदत होती है वो निकोटीन से होती है, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर जो तंबाकू की आदत जो होती है वो निकोटीन से होती है। और जो विषाणु है विषाणु से संबंधित है। यहाँ पर विषाणु की अगर खोज की बात करते हैं तो आप सभी लोगों को याद रखना है इवॉन विस्की जो है ये विषाणु के खोजकर्ता माने जाते हैं, जो वायरस है इसके खोजकर्ता माने जाते हैं। अगर जीवाणु की बात करते हैं, बैक्टीरिया जिसको कहा जाता है, उसको ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। ल्यूवेनहॉक जो थे उन्होंने खोज की थी जीवाणु की, जिसको बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों से करता हूं कि जो टीबी और टाइफाइड रोग हैं ये किससे होते हैं, विषाणु से होते हैं, जीवाणु से होते हैं, आप सभी लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले सवाल के ऊपर से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, भारत में लड़के एवं लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है। भारत में लड़के एवं लड़कियों की विवाह योग्य की जब बात करता है तो आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन याद आना चाहिए कि बाल विवाह से रिलेटेड एक शारदा एक्ट चलाया गया था, जो कि 1929 ईस्वी में चलाया गया था। ये क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों को पिछली वीडियो में करवा दिया है। आप सभी लोगों को याद रखना शारदा एक्ट जो चलाया गया था यह बाल विवाह के अंतर्गत चलाया गया था, आप सभी लोगों को याद रखना है। और इसमें 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के इसमें शादी करा दी जाती थी। इसके रोकथाम के लिए शारदा एक्ट को चलाया गया था, ठीक है, याद रखना है। तो ये क्वेश्चन हमारा है, भारत में लड़के एवं लड़कियों की विवाह योग्य आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। देखिए लड़के पूछा गया तो भारत में लड़के की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए विवाह के लिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर लड़कियों की बात करते हैं तो याद रखना है 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, 21 वर्ष से 18 वर्ष हो जाएगा। आप सभी लोगों को फ्रेंड्स याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। यहां से हमारे बच्चे बहुत गलत करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय, हमारे बच्चे यहां पर खेती लगाने वाले, लेकिन ये गलत आंसर हो जाएगा। अगर खेती की बात करते हैं तो ये पूरे भारत का हमारे मुख्य व्यवसाय हो जाएगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश की बात करता है तो याद रखना है उत्तर प्रदेश का जो लोगों का मुख्य व्यवसाय होगा ये पशुपालन हो जाएगा। याद रखना है पशुपालन जो है ये उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। अगर पूरे भारत की बात करता है तो आप सभी को खेती पर टिक लगाना है।
है, उत्तर प्रदेश की बात करता है तो पशुपालन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है उत्तर प्रदेश का जो पशुपालन का सबसे परसेंटेज ज्यादा पाया जाता है उत्तर प्रदेश में पशुपालन में खेती की अपेक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कौन सी बीमारी जो है दूषित जल पीने से फैलती है? देखिए दूषित जल की बात आई है तो यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बीओडी क्या है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इसको बीओडी के नाम से जानते हैं, याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसकी एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछ ली गई है, तो यहां से फुल फॉर्म के मैं 3 से 4 क्वेश्चन आप सुनिए करवा देता हूं। फुल फॉर्म की देखिए, एक होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, PNG पाइप्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, याद रखना है, और CFL क्लोरोफ्लोरोसेंट लैंप इसकी फुल फॉर्म है। अगर एलईडी की बात करते हैं, एलईडी कई बार एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, अगर एलईडी की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो याद रखना है लाइट इमोशन डायोड इसके एलईडी की फुल फॉर्म है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए कौन सी बीमारी जो है दूषित जल पीने से हो जाती है, तो याद रखना है जो टाइफाइड बीमारी है ये दूषित जल पीने से हो जाती है। ठीक है, और टाइफाइड को आर्द्र का ज्वर भी कहते हैं जी, आर्द्र ज्वर भी कहा जाता है टाइफाइड को, याद रखना है, क्योंकि ये जो आर्द्र होता है वहां पर इसमें ज्वर पकड़ लेता है, ज्वर आ जाता है, इसीलिए टाइफाइड को आर्द्र ज्वर के नाम से भी जानते हैं। याद रखना हाथों में ज्वर आ जाता है, हाथों में बुखार आ जाता है। ठीक है, और ये जो बीमारी होती है ये जीवाणु से इफेक्टेड होती है। ठीक है, जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से इफेक्टेड होती है। बैक्टीरिया की खोजकर्ता की बात करते हैं, जैसे मैंने बता दिया है ल्यूवेनहॉक जो थे इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो हैजा है और पीलिया जो है ये किससे संबंधित रोग है, नहीं जीवाणु से संबंधित है या विषाणु से संबंधित है, तो याद रखना है जीवाणु से संबंधित है हैजा और पीलिया, याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से और क्वेश्चन बन सकता है कि हैजा और पीलिया के साथ साथ टीबी, टाइफाइड, पोलियो, चेचक, ये सब जितने भी, और एक खुकुर खांसी भी काफी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। खुकुर खांसी, टीबी, टाइफाइड, पोलियो, चेचक जितने भी रोग हैं ये सभी जीवाणु से संबंधित है। जीवाणु की जो खोज की थी वो ल्यूवेनहॉक ने की थी, विषाणु की खोज जो थे इवान विस्की ने की थी, याद रखना है। अगर एड्स की बात करते हैं तो एड्स जो है ये वायरस यानी विषाणु से फैलने वाला रोग है। एड्स जो है आप सभी लोग जानते होंगे, नाम जरूर सुना होगा, ये वायरस से फैलने वाला रोग है, याद रखना है, वायरस से फैलने वाला रोग है, याद रखना। अगर एड्स दिवस की बात करते हैं तो ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना 1 दिसंबर को हर साल एड्स दिवस मनाया जाता है। यहां से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, जो टिटेनस रोग है ये किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है या विषाणु से फैलता है? आप सभी लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल को बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने में हमें शिकायत करनी चाहिए। ठगी तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें किसमें शिकायत करनी चाहिए? उपभोक्ता संरक्षण मंच में करनी चाहिए, जिला मुख्यालय में करनी चाहिए, या तहसील को या ग्राम पंचायत को? हमारे बहुत से बच्चे यहाँ पर जिला मुख्यालय लगाने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल गलत ऑप्शन होने वाला है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, उपभोक्ता संरक्षण मंच में हमें शिकायत दर्ज करनी चाहिए। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। राष्ट्रीय द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। राष्ट्रीय द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो याद रखना है यहाँ पर एक राज्यसभा पूछ सकता है और एक लोकसभा पूछ सकता है। अगर राज्यसभा की बात आती है तो याद रखना राज्यसभा से 12 मनोनीत सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। अगर लोकसभा की बात आ जाती है तो वहां से सिर्फ दो सदस्य ही मनोनीत हो सकते हैं, याद रखना। ये राजनीतिक शास्त्र से क्वेश्चन लिया गया, संविधान से क्वेश्चन लिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगर राज्यसभा की बात करता है तो 12, अगर लोकसभा की बात करता है तो याद रखना 2 सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जा सकते हैं। यहां से मैंने 2 क्वेश्चंस करवा दिए। फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने, किसी ने शायद आई होप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सिर्फ 30 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, तो बेटा मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, 30 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, लेकिन 30 क्वेश्चन के साथ साथ मैं उसमें कितने अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं, तो वो आप सभी लोगों को अच्छे से ध्यान से लिख लेने। अगर आपको वीडियो देखते हैं तो उतने टाइम आप सभी लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, जिससे जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइट बताऊं उसको आप सभी लोग नोट करते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण लोगों को रोजगार मुहैया कराता है? आपने जो रोजगार देने वाली योजनाओं के नाम जरूर सुने होंगे, तो इसमें एक आती है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, PMRY इसकी शॉर्ट फॉर्म है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है ये जिला उद्योग केंद्र को जिसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसके अंतर्गत शहरी एवं
एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराया जाता है? याद रखना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होने वाला है। या भारत में लगभग 10 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं को और महिलाओं को रोजगार दिया है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और यह भारत में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत जो लिए गए जो फंड के लिए इसने आपको ईएमआई का नाम जरूर सुना होगा, ईएमआई में पुनर्भुगतान करता भी है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, अच्छा ये स्कीम कब चलाई गई थी आप सभी लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। संसार में अधिनियम ट्यूबवेल किस देश में है? सॉरी, यहाँ पर अधिनियम नहीं होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। संसार में सबसे अधिक, यहाँ पे होगा संसार में सबसे अधिक जो ट्यूबवेल हैं वो किस देश में पाए जाते हैं? तो आप सभी लोगों को याद रखना है, संसार में सबसे जो अधिक ट्यूबवेल हैं वो अपने भारत देश में पाए जाते हैं। इनकी संख्या की बात करते हैं तो भारत में 26 लाख से भी ज्यादा ट्यूबवेल पाए जाते हैं। याद रखना है, 26 लाख से भी ज्यादा ट्यूबवेल अपने भारत देश में पाए जाते हैं। याद रखना है, पूरे संसार की बात कर रहा है तो भारत में पूरे संसार में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल पाए जाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा? बहुत ही सरल क्वेश्चन आ गया, आप सब लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर दे सकते हैं। निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? अगर द्विबीजपत्री पौधे की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे बांस नहीं हो सकता, केला नहीं हो सकता, गन्ना नहीं हो सकता, सरसों जो हमारा है ये द्विबीजपत्री पौधा है। याद रखना है, सरसों को जब आप कभी इसको फोड़ते होंगे तो इसमें द्विबीज पत्र वाले आप सभी लोगों को दिखाई देता है, द्विबीजपत्री जो पौधा है वो सरसों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? यानी किसके द्वारा होता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे पौधों में जल का अधिग्रहण जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम का एक दूसरा नाम है दारू के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, दारू के नाम से जानते हैं। अगर इसकी इंग्लिश की बात करते हैं तो स्पेलिंग इसकी इस प्रकार होगी जाइलम। ठीक है, जाइलम जो है ये पौधों में पाए जाने वाले 2 संवहन ऊतकों में से एक है। ठीक है, और जाइलम एक ऐसी जटिल स्थायी ऊतक है जो संवहन मंडल के अंतर्गत पाया जाता है। और जाइलम जो है ये पौधों में जल के अधिग्रहण की भूमिका को निभाता है। याद रखना, जाइलम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? विजय स्तंभ जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना है, जो विजय स्तंभ है इसको महाराणा कुंभा ने बनवाया था। याद रखना है, महाराणा कुंभा जो थे इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था और ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, जो महाराणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ बनवाया गया था ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। याद रखना, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगर चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और राजस्थान की बात आई तो एक यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है कि जो कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं वो कहां पर पाई जाती हैं? तो राजस्थान के गर्म क्षेत्र में यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। याद रखना, राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जो कि विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ जो है वहां पर विजय स्तंभ बना जो कि महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, चरने वाले पशु जो है वो वनस्पति को कैसे बदल देते हैं? चरने वाले जो पशु होते हैं ये वनस्पति को कैसे बदल देते हैं? हमारे यहाँ पर बच्चे बहुत से कंफ्यूज होने वाले हैं। यहाँ पर बीज प्रकीर्णन आप सभी लोग आंसर दे सकते हैं या पर परागण आंसर दे सकते हैं, तो बिल्कुल गलत आंसर होने वाला है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, चरने वाले जो पशु होते हैं यानी जो चारागाह होते हैं, ठीक है, चरने वाले पशु जो है वनस्पति को किस प्रकार परिवर्तित कर देते हैं, किस प्रकार बदल देते हैं? तो इसकी बात आई तो याद रखना, चुनकर चरना। ठीक है, चुनकर चरते हैं जितने भी चरने वाले पशु होते हैं, आप सभी को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, एटीएम का पूरा नाम क्या है? यहां से 3-4 क्वेश्चन में आप लोगों को और करवाने वाला हूं। एटीएम के अगर पूरे नाम की बात करते हैं तो इसका नाम जो होने वाला है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होने वाला है। यानी इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एक मैं आप लोगों को जितने भी फुल फॉर्म है उससे रिलेटेड वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, उसमें आप लोगों को जितने भी फुल फॉर्म ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें आप लोगों को बता दूंगा। अगर एटीएम की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगर सीएफएल की बात करते हैं तो याद रखना, सीएफएल जो है वो क्लोरोफ्लोरोसेंट लैंप के नाम से जानते हैं। अगर एलईडी की बात करते हैं, याद रखना जो एलईडी है वो लाइट इमोशन डायोड के नाम से जानते हैं। सीएफसी जो है, सीएफसी को क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। साथ में सीएनजी जो है इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं। पीएनजी जो है इसको पाइप्ड नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं। और एलपीजी जो है इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं। आप सभी लोगों को फ्रेंड्स याद रखना है। तो यहाँ पर एटीएम का जो पूरा नाम होगा वो हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आप सभी लोगों को फ्रेंड्स याद रखना है। चलिए अगले सवाल के ऊपर क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? यहाँ से हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होने वाले क्योंकि इसके जो चारों ऑप्शन है ये बिल्कुल सटीक होने वाले हैं। यहाँ से बिल्कुल छोटा सा अंतर होगा। देखिए एसएमएस भी जो है ये कंप्यूटर के माध्यम से भेजने वाला संदेश कह सकते
सकते हैं, फैक्स भी होगा, ईमेल भी होगा, टेलीग्राम भी होगा, लेकिन हमारा जो एनसीएफ 2005 कहता है कंप्यूटर के माध्यम से भेजने वाला जो संदेश है ये हो जाएगा ईमेल। ठीक है, ईमेल की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ये ईमेल की फुल फॉर्म है, आप सभी लोगों को याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। डेंगू रोग का वाहक कौन सा है? निम्नलिखित में से डेंगू रोग का वाहक कौन सा है? इंडीज मच्छर या फिर क्यूलेकस मच्छर या घरेलू मक्खी या एनाफिलीज मच्छर? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इंडीज मच्छर। जो इंडीज मच्छर है ये डेंगू रोग का वाहक है, आप सभी लोगों को याद रखना है। एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों को बताना है कि जो मलेरिया रोग है ये किससे फैलता है? मलेरिया रोग जो है ये किससे फैलता है? आप सभी को ऑप्शंस हैं, वायरस से, बैक्टीरिया से यानी विषाणु से, या जीवाणु से, या प्रोटोजोआ से। आप सभी लोगों को बताना है मलेरिया रोग जो है ये किससे फैलता है। डेंगू रोग जो है ये एंडीज मच्छर का वाहक है, आप सभी लोगों को फ्रेंड्स याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, उससे पहले आप सभी लोगों को इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए जो एंडीज मच्छर होते हैं ये साफ पानी में पैदा होते हैं, याद रखना है। एंडीज मच्छर जो होते हैं साफ पानी में पैदा होते हैं, और जो डेंगू रोग का जो लक्षण होते हैं वो बुखार, सिरदर्द, पेट दर्द, हाथ पैरों में तेज दर्द, ये सभी डेंगू रोग के उदाहरण होते हैं, इसमें लक्षण होते हैं। इंडीज मच्छर जो है ये साफ पानी में फैलता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कौन सी है? मनुष्य के शरीर की जो जैव रासायनिक प्रयोगशाला है वो निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आप सभी लोगों को बता देते हैं। जो मनुष्य के शरीर की जो जैव रासायनिक प्रयोगशाला है उसको यकृत को माना गया। यकृत जो है जिसको लीवर के नाम से जानते हैं, इसलिए मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, क्योंकि ये जो यकृत है यहाँ पर पित्त का भी निर्माण होता है और मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यहीं पाई जाती है, और जो पित्त है या पित्ताशय में भी ग्रहण होता है, और यूरिया का निर्माण भी यकृत में ही होता है। साथ में बता देते हैं जो मूत्र का जो रंग होता है वो पीला जो होता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है, याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो मूत्र का जो रंग होता है वो यूरोक्रोम की वजह से पीला पाया जाता है, और यकृत जो है ये हमारे सभी हानिकारक पदार्थों से यकृत हमारी रक्षा करता है। यकृत के कभी कभी दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो यकृत का दूसरा जो नाम है इसको जिगर या कलेजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यकृत को जिगर या कलेजी के नाम से भी जानते हैं, आप सभी लोगों को फ्रेंड्स याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? पल्स पोलियो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? अगर पल्स पोलियो कार्यक्रम की बात करते हैं तो याद रखना है, देखो पोलियो का उपचार भी हो सकता है। ठीक है, पल्स पोलियो जो है पोलियो का उपचार भी हो सकता है, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना ये भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो तीसरा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना यानी पोलियो का उपचार करके बिल्कुल उसको नष्ट से खत्म कर देना, ये हमारे पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है, अगर इसके स्थापना की बात करते हैं यानी कब ये शुरू किया गया था, तो 1995 ईस्वी में पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया गया था, और इसके अंतर्गत जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको पोलियो का टीका लगाया जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, कश्मीरी चोगा कहलाता है। हमारे जितने भी यहाँ पर बहनें हमारी जितने भी वीडियोस देख रहे हैं आप सब लोग जानते हो कश्मीरी चोगा किसे कहा जाता है, तो फिरन जो है इसको कश्मीरी चोगा के नाम से जानते हैं। कश्मीरी चोगा जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कश्मीरी जो चोगा होता है कुछ इस प्रकार का होता है, हमारी सभी यहाँ बहनें जानती होंगी। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, कुत्ता मछली का आवास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कुत्ता मछली के अगर आवास की बात करते हैं तो याद रखना यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कुत्ता मछली की जो प्रजाति वो कौन सी है यानी किससे प्रजाति से रिलेटेड है, तो याद रखना समुद्र है, और कुत्ता मछली की अगर आवास की बात करते हो तो ये भी समुद्र हो जाएगा, आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात आई है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी के पूरा नाम का मैंने बता दिया था, सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर पीएनजी की बात करते हैं तो पाइप्ड नेचुरल गैस, एलपीजी की बात करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एलईडी लिक्विड लाइट इमोशन डायोड, और सीपीएल क्लोरोफ्लोरोसेंट लैंप इसको कहा जाता है, आप सभी लोगों को याद रखना। सीएनजी के पूरे नाम की बात करते हैं तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह जो होता है ये कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो है ये 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है, याद रखना। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, याद रखना है। इसमें वन्य जीव के संरक्षण के लिए यहाँ पर इसको मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं।
पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। यानी किसी भी बच्चे को पर्यावरण अध्ययन के बारे में बताया जा रहा है तो उसमें जो शैक्षणिक भ्रमण होगा उसका मूल उद्देश्य क्या है, बच्चे की ऊर्जा को विकसित करना, या फिर छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करवाना, या फिर सामाजिकरण को बढ़ावा देना, या फिर टीम भावना बढ़ाना। तो आप सभी लोगों को बता देते हैं, अगर पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण जो करवाया जाता है तो इसका जो मूल उद्देश्य होता है वो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करना। आप सभी लोगों को एक सिंपल उदाहरण से मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं। अगर आप किसी भी कक्षा 3 का बालक है, मान लीजिए कक्षा 3 का बालक है, उसको आप सरसों के पौधों के बारे में आप उसको पढ़ा रहे हैं, सरसों के पौधों के बारे में आप उसको पढ़ा रहे हैं, तो बेहतर होगा उसको शैक्षिक भ्रमण करवाया जाए, उसे सरसों के खेत में ले जाया जाए, सरसों का पुष्प जो है उसके हाथ में दे जाकर उसको अध्ययन करवाया जाए, तो वो ज्यादा रहेगा। तो ये हो जाता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। अगर प्रत्यक्ष अनुभव करवाया जाता है तो बच्चे को अच्छे तरीके से समझने में आसानी रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य दूरी न्यूनतम होती है। पदार्थ के किस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी होती है वो न्यूनतम होती है। तो याद रखना है, जो पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है वो सबसे न्यूनतम दूरी पाई जाती है। यहाँ पर देखिए आप सभी जानते हैं हमारा जो द्रव होता है वो 3 प्रकार, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ठोस होता है इसमें अणुओं के मध्य जो होती दूरी होती है वो सबसे कम पाई जाती है, सबसे बहुत पास इसमें अणु होते हैं। द्रव्य में थोड़ा दूर दूर अणु होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे द्रव्य में थोड़ा दूर दूर अणु होते हैं। अगर गैस की बात करते हैं तो बहुत दूर दूर अणु होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 2 प्रकार से बन सकता है कि अगर पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य दूरी जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है तो हो जाएगा हमारा गैस। अगर सबसे कम की बात करता है, न्यूनतम की बात करता है तो ठोस आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह एक है। परिकल्पना को अगर हम बार बार दोहराते हैं और अगर वह गलत नहीं पाई जाती है तो वो हो जाएगा मूल संकल्पना। आप सभी लोग जानते होंगे किसी भी परीक्षण को हम बार बार करते हैं अगर वह गलत नहीं पाया जाता है तो मूल संकल्पना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा राज्य जो है वो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश जो है ये टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश जाना जाता है। इसको सफेद बाघों का राज्य भी कहा जाता है, सफेद बाघों का राज्य भी कहा जा सकता है। और जो मध्य प्रदेश है यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। अगर घने वनों की दृष्टि से बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में, अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो मिजोरम में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। अगर घने वनों की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में, प्रतिशत की बात करते हैं तो मिजोरम में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। यानी सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो याद रखना है, सौर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और बदला जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। सौर ऊर्जा आप सभी लोग जानते होंगे, प्रकृति में जो ऊर्जा है हमारे कई प्रकार में मिलती है, जैसे कि प्रकाश ऊर्जा के रूप में मिलती है, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में मिलती है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा के रूप में मिलती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में मिलती है, ध्वनि ऊर्जा के रूप में मिलती है, रासायनिक ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं ये सभी हमारी जो प्रकृति है उसके अंतर्गत पाई जाती है। आप सभी लोगों को याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो जैसा कि मैंने बता दिया था, तो नाइट्रोजन गैस है, ये 78% पाई जाती है। वायुमंडल में हमारे 78% पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 21%, एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं तो 20.93% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की बात करते हैं तो 0.03% पाई जाती है। अगर आर्गन गैस की बात करते हैं तो 0.93% पाई जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन 2 प्रकार से बन सकता है कि हवा में सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा की बात करता है तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आप सभी लोगों के बन सकते हैं। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। ऊर्जा का नवीकरण स्रोत कौन सा है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। कोयला, पेट्रोलियम, पौधा है, यूरेनियम। तो अगर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत की बात करते हैं तो याद रखना है जो पौधा है ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। ओजोन परत मिलती है। देखिए हमारे बहुत से साथी जो होंगे, भाई बहन होंगे, सभी लोग जानते होंगे जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो है वो घुमाकर पूछ लेता है, उसका इंग्लिश वर्जन देता है। यहाँ पर देखिए समताप मंडल आप सभी को कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश आप सभी को जाननी बहुत जरूरी है।
हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर में आप सभी लोगों को याद रखना है ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अगर स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं तो ये 0 से 32 किलोमीटर रेंज में पाया जाता है, याद रखना है। और जो ओजोन परत होती है ये ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनी होती है, O2 + O3 बन जाता है। ओजोन की बात करते हैं तो डाप्सन इकाई में इसको मापते हैं। हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो आयन मंडल है उसमें रेडियो तरंगे जो होती है वो सभी आयुमंडल में पाई जाती हैं, आयनमंडल में पाई जाती हैं। समताप मंडल में यानी जो स्ट्रेटोस्फीयर है यहाँ पर एक और होता है, यहाँ पर वायुयान यहीं पर उड़ते हैं। वायुयान जो उड़ते हैं ये समताप मंडल में ही पाए जाते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ताप होता है वो समान होता है। वायुयान की बात आई तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है। तो याद रखना जो हीलियम गैस होती है ये हीलियम गैस जो होती है ये वायुयान के टायरों में भरी होती है, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस मानी जाती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि क्षोभ मंडल में किस प्रकार की क्रियाएं होती है। तो आंधी, तूफान, गोला बारूद, वर्षा, जितने भी ऋतुओं से संबंधित कार्यक्रम होते हैं वो सभी क्षोभ मंडल में होते हैं, ठीक है, याद रखना है। क्षोभ मंडल में सभी ऋतुओं से कार्यक्रम होते हैं। इसको क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं, ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। इसकी रेंज की बात करते हैं तो 0 से 18 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको याद कर लीजिए। फ्रेंड्स आज की इस क्लास में मैंने आप सभी को 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं। कितना स्कोर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। साथ में फ्रेंड्स बता दें चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली जो नई वीडियोस हो उनकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स मिलते हैं नई और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।